2015 AJMER region paper, 3-mark question, section C. Deduce the expression for the torque tau acting on a planar loop of area A and carrying current I placed in a uniform magnetic field B. If the loop is free to rotate, what would be its orientation in stable equilibrium? So, logic is quite simple. n यहाँ पर नहीं दिया, n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो बिना साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन बनता, अभी खाली बिना बनेगा। डायग्राम बनाने का आधा नंबर, हर एक आर्म पर फोर्स निकालने का आधा नंबर। हम जानते हैं कि नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, पर दो साइड वाले आर्म पर जो फोर्स है उनकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से होगी कि दोनों मिलकर एक कपल बनाएंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कपल 1 मार्क। ओरिएंटेशन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 0 बनना चाहिए यानी प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा। दो डायग्राम रिक्वायर्ड है इसमें, या तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाए या कोई और डायग्राम जो सेम फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो, और हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसमें टॉ आ जाएगा आई ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो टॉ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा अगर थीटा 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल होगा या अगर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सिमेट्री मैच करेगी। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम डेरिवेशन करते हैं, टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ही, बिल्कुल मिलता जुलता डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ आर EM waves produced? What is the source of the energy carried by a propagating EM wave? Identify the electromagnetic radiations used first in remote switches of household electronic devices, second as diagnostic tool in medicine. जितने पार्ट है इस क्वेश्चन में, हर एक पार्ट का आंसर सेपरेटली आपको लिखना है, सेपरेटेड ईच बाय 1 लाइन एटलीस्ट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं इस फैक्ट को। Accelerated charge produces EMW. So electromagnetic waves are produced by accelerated oscillating charges, which produces oscillating electric and magnetic field, which regenerate each other. यानी variation in electric field produces variation in magnetic field and vice versa. Source of energy जो है EM wave में, energy of the accelerated charge or the source that accelerates the charge, वहीं से एनर्जी आएगी। आइडेंटिफिकेशन अगर हम करते हैं इन दो वेव्स का, इन रिमोट स्विचेस हम जानते हैं इंफ्रारेड यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन हम जानते हैं एक्सरे यूज करते हैं। सो इंफ्रारेड रेज एंड एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 13, ray of light is incident normally on the face AB of a right angled glass prism of refractive index mu सबस्क्रिप्ट AG। ये रिप्रेजेंट करता है नोटेशन की एयर टू ग्लास जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। द प्रिज्म इज पार्टली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट द रे ग्रेजेस अलोंग द फेस BC आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ग्रेजेस मीन्स छूते हुए निकल जाए, तो यहां से ऊपर से रे एंटर कर रही है, जाकर इस पर टकराएगी, कितने एंगल पर टकराएगी वो हम पता कर सकते हैं ज्योमेट्री से। अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो ये ग्रेज करते हुए यानी छूते हुए इसको निकल जाएगी सरफेस के अलाउंग, तो हमें वही कंडीशन पता करनी है। तो रे का पाथ बनाया हमने, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट किया, म्यू इक्वल टू 1/sin IC फॉर्मूले से, तो वहां से IC आता है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। और भी कई तरीके से इसको दिखा सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर किसी ने ऐसा बनाया है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड।
लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होना चाहिए अराउंड 1.3। तो ऐसे सिचुएशन में एंगल क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाएगा और TIR हो जाएगा। B part, trace the path of the rays if it were incident normally on the face AC। अगर फेस AC पर नॉर्मली इंसिडेंट हो इधर से तो रेस का पाथ कैसा होगा, तो वो दिखाया इन डायग्राम में। तब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो TIR नहीं होगा, उसकी बजाय सिंपली रिफ्रैक्शन होगा। तो रे रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चले जाएगी। अब वो दो तरह से दिखा सकते हैं हम। अगर मीडियम के अंदर है रे तो इस तरह से दिखेगी, अगर रे मीडियम के बाहर है, क्योंकि ये प्रिज्म पार्शियली सबमर्ज्ड है, यहाँ भी नॉर्मली इंसिडेंस हो सकती है, तो इस तरह से दिखेगी। तो इन दोनों में से कोई भी डायग्राम अगर बच्चे बना देते हैं तो उनको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ऑप्शन दिया है, 3 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है आपको। द क्वेश्चन इज द आउटपुट्स ऑफ 2 NOT gate are fed to a NOR gate. Draw the logic circuit of the combination of gates. Write its truth table. Identify the gate equivalent to this circuit. Theoretical question है, इसके लिए नहीं है ये वाला डायग्राम जो है। तुमको बताया कि आउटपुट ऑफ 2 NOT gates, 2 NOT गेट है, उनके आउटपुट हमने NOR गेट को दे दिया, यानी NOR गेट को इनपुट में 2 NOT गेट से इनपुट लगा रहे हैं, 2 NOT गेट से इनपुट लगा रहे हैं, तो लॉजिक सर्किट बना रहे हैं कॉम्बिनेशन का। तो NOR से डिफरेंट गेट्स जब हम ऑब्टेन करते हैं, स्पेशली NOR से जब एंड बना रहे होते हैं, तो NOR को इनपुट 2 NOT गेट से दिया जाता है। तो वास्तव में ये एंड गेट है, हमें उसकी ट्रुथ टेबल बनानी होगी। 2 NOT गेट से एक NOR गेट को इनपुट दिया, ये तो लॉजिक सर्किट हो गया। ट्रुथ टेबल वही होगी जो एंड गेट की होती है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे केवल तभी आउटपुट 1 होगा। इसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन में है यू आर गिवन 2 सर्किट्स A एंड B एज शोन इन फिगर्स विच कंसिस्ट ऑफ NAND गेट्स। NAND गेट्स यूज करके हमने सर्किट बनाए। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द 2। राइट द ट्रुथ टेबल्स फॉर ईच। आइडेंटिफाई द गेट्स इक्विवेलेंट टू द 2 सर्किट्स। तो हमें पता है ये NAND में NAND एक्टिंग एज नॉट जोड़ देंगे, तो NAND में नॉट का असर खत्म होकर ये काम करेगा एंड गेट की तरह, जबकि NAND गेट को जब 2 NOT गेट से इनपुट देते हैं तो ये काम करेगा OR गेट की तरह। तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। लॉजिक ऑपरेशन A इंटू B, वो पहला वाला एंड गेट है, दूसरा वाला OR है। फिर से एंड गेट की ट्रुथ टेबल आएगी और OR गेट की ट्रुथ टेबल आएगी। क्वेश्चन नंबर 15, with the help of a circuit diagram explain the working of a junction diode as a full wave rectifier। इस साल भी आएगा एक सेट में कम से कम ये वाला क्वेश्चन। draw its input and output waveforms, which characteristic property makes the junction diode suitable for rectification। जंक्शन डायोड में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वन वे वाल्व की तरह काम करता है, एक डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, दूसरी डायरेक्शन में ब्लॉक कर देता है। इसकी यही प्रॉपर्टी इसको रेक्टिफिकेशन के लिए सूटेबल बनाती है। तो हमें सर्किट डायग्राम बनाकर पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। सर्किट डायग्राम बनाने का 1 नंबर, वर्किंग को एक्सप्लेन करने का आधा नंबर, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म सर्किट के साथ जरूर बनाने होते हैं, आधा आधा नंबर उसका है, और वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने का आधा नंबर है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC diode D1 get forward biased and D2 reverse biased, and during negative half of input AC polarity get reversed, D2 get forward biased, D1 reverse biased, hence output is obtained across RL during entire cycle of AC। waveforms input ऐसा होगा, output ऐसा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है इन दोनों डायग्राम में, तुम जब बनाओगे एग्जाम में तो मैच करके बनाना एग्जैक्टली, ऊपर से प्रोजेक्शन लेकर ये सारे मैच होने चाहिए वेवफॉर्म्स। वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है डायोड की वो है, डायोड अलाउज द करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने पर कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस होने पर ब्लॉक करता है।
Question number 16. A potential difference V is applied across a conductor of length capital L and diameter capital D. How is the drift velocity Vd of charged carriers in the conductor affected when first part V is halved, second part L is doubled, and third part D is halved? Justify your answer in each case. इसके लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विद जस्टिफिकेशन, हर एक का एक नंबर है. हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है EV टॉ अपॉन ml. तो जब आपसे पूछा जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा अगर ओके यहां पे ये मेरे से मिस हो गया, तो वापस क्वेश्चन पेपर खोल लेते हैं. 2015 अजमेर रीजन. So the C part, question number 15 हमने कर लिया था. 16 इनसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड. अगर पोटेंशियल को आधा कर दें तो EV टॉप ऑन ml से हम देख सकते हैं इट विल बिकम हाफ. L इज डबल्ड तो डिनोमिनेटर में आ रहा है L, so it become half. D is halved, no effect क्योंकि D एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन द सेम. Vd is independent of diameter D. Question number 17. A cyclotron's oscillator frequency is 10 MHz. What would be the operating magnetic field for accelerating protons? If the radius of its D is 60 cm, calculate the kinetic energy in mega electron volt of the proton beam produced by the accelerator. So formula based question है. साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज हमको दी हुई है और ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स के लिए. तो जो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे काम आएगा B इक्वल टू 2 पाई mv अपॉन क्यू. V नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू. तो QB अपॉन 2 पाई m ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है. वहां से इसको मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. B इक्वल टू 2 पाई m न्यू अपॉन क्यू. तो 2 पाई m मास है प्रोटॉन का. फ्रीक्वेंसी 10⁻⁷ गिवन है हमको. फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज गिवन है. तो 10 मेगाहर्ट्ज मेगा का 10⁶ और एक 10 कुल मिलाकर 10⁷ अपॉन क्यू. चार्ज रख दिया प्रोटॉन का तो 0.66 टेस्ला. फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमें निकालना है. यहाँ पे सिंबल ऊपर जो आया वो फ्रीक्वेंसी का था न्यू, अब जो दिख रहा है वो वेलोसिटी का है. तो मिस प्रिंट हो रहा है, इनसे सिंबल सही नहीं बनाए गए इसमें. ये ऑथेंटिक मटेरियल है एज इट इज जो CBSE ने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किया हुआ है, वही मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर. तो V वैसे जो है फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे ये 2 पाई न्यू जो दिख रहा है आपको ये फ्रीक्वेंसी है और इधर V जो है वो वेलोसिटी है. तो इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर सिंबल सही बनाया गया है एनर्जी के एक्सप्रेशन में. हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे. अब वो जूल में आएगी, जूल से उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना रहेगा, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 10⁻6 कम हो जाएगी उसमें, यानी 13 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are separated by distance 1.5 millimeter. तो S1 S2 के बीच का गैप जो होता है स्मॉल d वो आपको दिया हुआ है. एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. कैपिटल D दिया हुआ है. बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 wavelengths
लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वेवलेंथ दी हुई है 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और हमसे पूछा गया फाइंड पार्ट ए, द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर लैम्डा इक्वल टू 520 नैनोमीटर ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो हमें पता होना चाहिए कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज एक्चुअल में कितना दूर बनती। तो पैटर्न की सिमेट्री का एक रफ आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, यानी सेकंड ब्राइट बाद में आएगी, सेकंड डार्क पहले आएगी। इसी तरह से थर्ड डार्क पहले आएगी, फिर थर्ड ब्राइट आएगी। बी पार्ट, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो माना कि N1वीं फ्रिंज पहली वेवलेंथ के कारण कोइंसाइड करती है N2वीं फ्रिंज दूसरी वेवलेंथ के कारण, तो N1 बीटा 1 इक्वल टू N2 बीटा 2, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जहां पे छोटा डी बड़ा डी सेम होने की वजह से कट जाएंगे, तो फॉर्मूला रिड्यूस होकर आ जाएगा N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2। तो इसका सॉल्यूशन देखें। डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, हमने फॉर्मूला यूज किया पार्ट डिफरेंस वाला, तो N लैम्डा डी बाई डी, तो यहाँ पे N की जगह 3 रख देंगे, थर्ड ब्राइट की पोजीशन। तो N लैम्डा डी बाई डी से हमें डिस्टेंस मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ चलेगा, 1.04 को हम 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। फिर हमने मान लिया कि Nवा मैक्सिमा 650 का कोइंसाइड कर रहा है N+1 में मैक्सिमा, ऐसा भी मान सकते हैं, और N1 N2 भी कर सकते हैं। ऐसा मानने का रीजन ये है कि इन दोनों के अंदर जो वेवलेंथ का अंतर है, ज्यादा वेवलेंथ वाला जो है उसकी वजह से N कम होगा, जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है उसकी वजह से N ज्यादा होगा, और एक का डिफरेंस यहां पर आएगा। तो उससे हम निकाल सकते हैं N इक्वल टू 4। तो N इक्वल टू 4 की जो दूरी होगी फिर वो निकाल लेंगे। चौथी ब्राइट 650 नैनोमीटर यूज करके जितनी डिस्टेंस पर होगी सेंट्रल ब्राइट से 1.7 mm, उतनी ही डिस्टेंस पर ये दोनों कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि 650 की वजह से जहां पर चौथी आ रही है वहां पर 520 नैनोमीटर की वजह से पांचवी फ्रिंज आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 इस साल भी एक्सपेक्टेड है। फिगर शोज the plot of binding energy per nucleon as a function of mass number A. The letters A, B, C, D and E represent the positions of typical nuclei on the curve. Point out, giving reasons, the two processes in terms of A, B, C, D and E, one of which can occur due to nuclear fission and other due to nuclear fusion. तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो एज इट इज, काफी अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। कभी पूछते हैं ये बताओ कि फिशन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है, फ्यूजन में एनर्जी क्यों रिलीज होती है। कभी पूछते हैं मास नंबर कैपिटल ए इक्वल टू 30 से लेकर 170 तक के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों है, जैसे सी से डी रीजन में तो पूछते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों है। तो उसका जवाब हमें देना होता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो इसका इम्पैक्ट लिमिटेड है अपने सराउंडिंग न्यूक्लियाई पर खाली। इस वजह से इंटरेक्शन लिमिटेड हो जाने की वजह से सैचुरेशन स्टेट आ जाती है 30 to 170 मास नंबर वाले न्यूक्लियाई के लिए। तो बी पार्ट है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ, पहले ए पार्ट देख लेते हैं हम। ए पार्ट में पूछा है हमसे टू प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी एंड डी ई, वन ऑफ विच कैन अकर ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन एंड अदर ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन ऑफ E to D and C as there is an increase in binding energy per nucleon. इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। ये यूरेनियम की पोजीशन है, ये बेरियम क्रिप्टन की पोजीशन है। तो E से टूटकर C और D का बनना फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ A and B into C as there is an increase in binding energy per nucleon.
ए और बी का मिलना 1H1 प्लस 1H3 He24 ऐसा कुछ मान सकते हैं, या दो लाइटर न्यूक्लियर मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियर बना रहे हैं, हैवियर न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो वो फ्यूजन प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड इन ईच स्टेप ऑफ डिके प्रोसेस गिवन बिलो। ये हम पहचान सकते हैं कि Z में से 2 कम हो रहा है नीचे, और A मास नंबर में से 4 कम हो रहा है, यानी He24 यहाँ पे निकला होगा अल्फा पार्टिकल। क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है तो जरूर बीटा माइनस यहाँ पे निकला होगा। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप अल्फा पार्टिकल, सेकंड स्टेप बीटा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये होते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन। अगर बेसिक मोड्स पूछे जाएं कम्युनिकेशन के तो फिर वो पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट होता है। स्टेट ब्रीफली व्हाई डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम ए फ्यू मेगाहर्ट्ज अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, ये रेंज हम पहचान पा रहे हैं स्काई वेव के लिए, कैन रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी रेंज एक्सीड्स दिस लिमिट। अगर फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो आयनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो वेव्स एटमॉस्फेयर पार करके स्पेस में चले जाएगी। तो वहां उनको पकड़ना है तो सैटेलाइट हमें लगाना पड़ेगा, फिर स्काई वेव से बात नहीं बनेगी, हमें स्पेस वेव कम्युनिकेशन करना होगा। The 3 modes of propagation: ground waves, sky waves, space wave. Ionosphere acts as a reflector for the range of frequencies from few megahertz to 30 megahertz. Ionospheric layers band the radio waves back to the earth. Waves of frequency greater than 30 megahertz or critical frequency Fc equal to 9 times n max raised to power half, जहाँ पे n max है ion concentration, penetrate the ionosphere and escape. Question number 21. Define the terms stopping potential and threshold frequency in relation to photoelectric effect. How does one determine these physical quantities using Einstein equation? इस कंसेप्ट को अलग अलग तरह से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करके इसको स्पेसिफाई करना आना चाहिए। पहले हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड और प्लेट फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। तो पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident radiation below which no emission of photoelectron take place। यहां पे कई बार 2 नंबर में वर्क फंक्शन की डेफिनेशन और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी पूछा जाता है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? बाय आइंस्टीन इक्वेशन hν - φ0 इक्वल टू eV0, जो कभी कभी हाफ mv स्क्वायर भी लिखते हैं हम, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। किसी भी फ्रीक्वेंसी जो कि न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 है, कैपिटल V0 पॉजिटिव होगा और हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको। पॉजिटिव का मतलब कैपिटल V0 एग्जिस्ट करेगा और हम उसे पता लगा सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा V0 इक्वल टू h/e टाइम्स न्यू माइनस φ0 बाई e। φ0 hν0 के बराबर है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी V0 इक्वल टू φ0 बाई h। तो यहां पे फिर से मिसप्रिंट है, ये जो V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल लग रहा है, पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, एक्चुअल में न्यू 0 है। तो न्यू 0 इक्वल टू φ0 बाई h। वही पूछे हमसे। हमें फिजिकल क्वांटिटीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का एक्सप्रेशन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से निकाल के बताना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे हमें मिल रहा है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां पर मिल रही है। सिंबल इज मिसलीडिंग, दिस सिंबल, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड with this symbol. This is actually nu 0. Question number 22. कैपेसिटर पे एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। 3 circuits each consisting of a switch S and 2 capacitors are initially charged as shown in the figure. After the switch has been closed, in which circuit will the charge on the left hand capacitor, left hand means this side, this side, this side, increases, decreases and remains same? Give reasons.
रीजन के साथ हमको एक्सप्लेन करना है। प्रेडिक्ट करना काफी आसान है। चार्ज हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हर एक कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटी आपको दी हुई है, उससे आप उसका पोटेंशियल निकाल लीजिए। V इक्वल टू Q बाई सी। तो यहां पर पोटेंशियल आता है 3 वोल्ट, 6/2 इज 3। यहां पर पोटेंशियल आता है 3 वोल्ट, 3Q बाई सी। तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, अगर मैं स्विच क्लोज कर भी दूं तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है। तो थर्ड पार्ट रिमेन सेम, इसको बिलोंग करता है। बी पार्ट जो है, यहां पर हम देख रहे हैं, यहां 6Q बाई सी, पोटेंशियल इज 6 वोल्ट, हियर पोटेंशियल इज 3 वोल्ट। जोड़ेंगे अगर इनको तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट हैंड कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होगा। सो दिस बिलोंग्स टू सेकेंड। यहां पर हम देख रहे हैं 6Q बाई 3 सी 2 वोल्ट, 3Q बाई सी 3 वोल्ट। यहां अगर मैंने जोड़ा तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, यानी चार्ज जो है लेफ्ट हैंड कैपेसिटर पर इंक्रीज होगा। दिस इज फर्स्ट केस। तो सी द सॉल्यूशन। वोल्टेजेस हमने कैलकुलेट किए, रीजन दिए नो चेंज। चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड कैपेसिटर विल डिक्रीज, क्योंकि वोल्टेज ऑन लेफ्ट is greater than voltage on right. Charge on left hand capacitor will increase, क्योंकि voltage on right is greater than voltage on left. So this is all about AJMER region paper. 3 mark questions.